मार्क थॉम्पसन को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक बड़ी निर्माण कंपनी में 25 सालों तक काम करने के बाद उसके मन में यह बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उसके अपने देश में ही है। उसके लिए भारत का मतलब था सिर्फ धूल, भीड़ और पुरानी तकनीक। जब भी दफ्तर में कोई भारत की प्रगति की बात करता, मार्क एक फीकी मुस्कान के साथ कह देता, वहां देखने लायक क्या है, बस पुरानी इमारतें और शोर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कंपनी ने भारत के एक बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट में हाथ मिलाया था। मार्क को 15 दिनों के लिए भारत जाना था। वह नहीं चाहता था, पर यह आदेश था। जब वह मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो उसे उम्मीद थी कि उसे टूटी सड़कें और अव्यवस्था दिखेगी। लेकिन जैसे ही वह विमान से बाहर निकला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हवाई अड्डे की भव्यता किसी महल से कम नहीं थी। चारों ओर आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का ऐसा बेजोड़ मेल था जिसे उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मार्क ने अपना बैग उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। गर्मी थी, लेकिन वह उमस वाली गर्मी नहीं जो उसे डराती थी। हवा में एक अलग ही खुशबू थी, जैसे मिट्टी और प्रगति की मिली जुली महक। अगले दिन सुबह उसे पुणे जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। उसके दिमाग में भारतीय ट्रेनों की वही पुरानी छवि थी, खिड़कियों से लटकते लोग और गंदगी। लेकिन जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसे लगा कि वह किसी यूरोपीय देश के रेलवे स्टेशन पर आ गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसके सामने खड़ी थी। सफेद और नीले रंग की वह चमकदार ट्रेन अपनी आधुनिकता की कहानी खुद कह रही थी। मार्क ने अपना फोन निकाला। उसे प्यास लगी थी। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसने देखा कि वहां एक साधारण सा मजदूर जिसके कपड़े फटे हुए थे, अपनी जेब से फोन निकालता है और एक छोटे से कागज के टुकड़े को स्कैन करता है। कुछ ही सेकंड में पैसे का भुगतान हो गया। मार्क हैरान था। अमेरिका में भी उसे कई बार बटुआ निकालना पड़ता था, लेकिन यहां सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर यह डिजिटल क्रांति। वह चाय वाले के पास गया और पूछा, क्या आप ये कार्ड से लेते हैं? चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, यहां अब कार्ड की जरूरत नहीं, फोन निकालिए, स्कैन कीजिए और काम हो गया। यह मेरा भारत है। अब हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मार्क ने चाय की चुस्की ली। स्वाद में वह सादगी और अपनापन था जो उसे डेट्रॉइट के महंगे कैफे में कभी नहीं मिला। उसने देखा कि स्टेशन पर लोग अब कतार में खड़े थे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हर चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। यह वह भारत नहीं था जिसके बारे में उसने सुना था। जैसे ही वह वंदे भारत के अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा कि वह किसी विमान के बिजनेस क्लास में आ गया है। आरामदायक सीटें, साफ सुथरा फर्श और बड़ी बड़ी खिड़कियां। उसने अपनी सीट ली और बाहर की ओर देखने लगा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन अंदर उसे कोई झटका महसूस नहीं हुआ। वह सोचने लगा, क्या यह सचमुच वही देश है जिसे मैं पिछड़ा समझता था? उसे याद आया कि उसके दादाजी कहा करते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां आत्मा बसती है। मार्क को तब यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब इन 15 दिनों की शुरुआत में ही उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह यहाँ के लोगों का अपने देश के प्रति बदलता नजरिया था। पुणे की उस छोटी सी यात्रा के दौरान मार्क ने देखा कि कैसे खेत और आधुनिक कारखाने एक साथ सह अस्तित्व में हैं। उसने देखा कि कैसे एक युवा इंजीनियर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और बगल में बैठा एक बुजुर्ग किसान बड़े चाव से उसे देख रहा था। उन दोनों के बीच एक संवाद करते हैं था परंपरा और आधुनिकता का। शाम को वह अपने होटल पहुंचा। होटल के कमरे की खिड़की से उसने देखा कि दूर कहीं एक तिरंगा शान से लहरा रहा था। उस तिरंगे को देखकर मार्क के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मैंने सचमुच दुनिया को देख लिया है, या मैं अब तक एक बंद कमरे में रह रहा था? अभी तो 15 दिन बाकी थे। अभी तो वह मुलाकात बाकी थी जिसने उसकी जिंदगी के सारे पुराने पन्ने फाड़ देने थे। वह मुलाकात जो आधी रात को एक सुनसान स्टेशन पर होने वाली थी। मार्क को अंदाजा भी नहीं था कि जिस चीज को वह सिर्फ एक यात्रा समझ रहा था, वह उसके लिए एक नया जन्म साबित होने वाली थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में उस चाय वाले की बात गूंज रही थी, यह मेरा भारत है। उस छोटे से वाक्य में जो गर्व था, जो ईमानदारी थी, उसने मार्क के अहंकारी मन को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने तय किया कि वह अगले कुछ दिनों में सिर्फ काम नहीं करेगा, बल्कि इस देश को समझने की कोशिश करेगा।
वह यह देखेगा कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना मजबूत और इतना दयालु बनाता है। पुणे की सुबह मुंबई से कुछ अलग थी। यहाँ की हवा में एक ठहराव था, लेकिन शहर की रफ्तार वैसी ही तेज थी। मार्क जब अपनी कंपनी के भारतीय साझेदारों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचा तो उसने अपनी सुरक्षा वाली पीली टोपी कस ली। उसके मन में अभी भी वह पुराना ख्याल था कि भारतीय प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा और बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा। उसे लगा था कि उसे यहां आकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि काम कैसे किया जाता है। लेकिन जैसे ही उसने साइट के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसका सामना एक ऐसी व्यवस्था से हुआ जिसने उसकी बोलती बंद कर दी। चारों ओर क्रेनें किसी सधे हुए नर्तक की तरह घूम रही थीं। हर मजदूर, हर इंजीनियर अपने काम में इतना मग्न था जैसे वह कोई पूजा कर रहा हो। सुरक्षा के नियमों का पालन इतना कड़ा था कि मार्क को खुद अपनी शर्ट के बटन ठीक करने पड़े। वहां उसकी मुलाकात मुख्य इंजीनियर श्रीनिवास से हुई। श्रीनिवास की उम्र करीब 60 साल थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जो केवल दशकों के अनुभव से आती है। उन्होंने मार्क का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर किया। श्रीनिवास ने साइट का नक्शा मार्क के सामने रखा। मार्क ने देखा कि भारतीय इंजीनियरों ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह न केवल आधुनिक थी बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहद स्मार्ट भी थी। मार्क ने एक पिलर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इस संरचना की मजबूती का परीक्षण किया गया है? हमारे मानक बहुत ऊंचे हैं। श्रीनिवास धीरे से मुस्कुराए और बोले, मार्क साहब, यह मिट्टी हमारी मां है। हम इसे धोखा नहीं दे सकते। हमने इसमें जो कंक्रीट डाला है वह सिर्फ सीमेंट और रेत नहीं है, इसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों का भरोसा भी है। हमारे लड़कों ने जो गणना की है वह दुनिया के किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर से ज्यादा सटीक है, क्योंकि इसमें यहाँ के मौसम और जमीन की तासीर घुली हुई है। दोपहर के समय एक तकनीकी समस्या आ गई। एक भारी मशीन का हिस्सा अटक गया था। मार्क के हिसाब से इसे ठीक करने के लिए अमेरिका से विशेष पुर्जे मंगाने पड़ते और काम कम से कम 3 दिन के लिए रुक जाता। वह थोड़ा परेशान हो गया और अपनी घड़ी देखने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि 2 युवा भारतीय इंजीनियर जो शायद अभी कुछ साल पहले ही कॉलेज से निकले थे, मशीन के पास आए। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हड़बड़ी नहीं की। उन्होंने आपस में कुछ बातें की और अपनी जेबों से छोटे छोटे औजार निकाले। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक ऐसा देसी समाधान निकाला जिसे मार्क जुगाड़ कहता था, लेकिन वह जुगाड़ नहीं बल्कि शुद्ध इंजीनियरिंग थी। मशीन फिर से चलने लगी। मार्क यह देखकर दंग रह गया। उसने श्रीनिवास से कहा, यह तो कमाल है। मुझे लगा था कि हमें काम रोकना पड़ेगा। श्रीनिवास ने बड़े शांति से जवाब दिया, साहब, भारत में हम सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम अभावों से लड़ना और उनसे जीतना भी सीखते हैं। हमारे पास शायद आपके जितनी बड़ी मशीनें न हो, लेकिन हमारे पास वह दिमाग है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी बना देता है। इसे हम अपनी भाषा में निष्ठा कहते हैं। मार्क उस दिन देर तक साइट पर ही रहा। उसने देखा कि काम खत्म होने के बाद मजदूर अपनी मशीनों को साफ कर रहे थे, उन्हें ढक रहे थे। यह सिर्फ काम का अंत नहीं था, यह अपने औजारों के प्रति सम्मान था। उसने एक मजदूर को देखा जो मशीन को छूकर अपना हाथ माथे से लगा रहा था। मार्क ने श्रीनिवास से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? श्रीनिवास बोले, यह मशीन उसका पेट पालती है। भारत में हम जिसे अपनी आजीविका का साधन मानते हैं उसे भगवान का रूप समझते हैं। जब तक दिल में अपने काम के लिए इज्जत न हो तब तक हाथ श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते। मार्क को अपनी वह पुरानी सोच याद आई जब वह सोचता था कि भारत सिर्फ सस्ता श्रम है। अब उसे समझ आ रहा था कि यहाँ श्रम नहीं, यहाँ कौशल और संस्कार का संगम है। वह रात को जब अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने काम करने का एक नया तरीका देखा। यहाँ लोग सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम करते हैं। यहाँ की तकनीक में एक रूह है। उसे अपने देश की उन बड़ी बड़ी इमारतों की याद आई जहाँ सब कुछ मशीन की तरह चलता था, पर यहाँ हर पत्थर और हर ईंट के पीछे एक कहानी थी, एक इंसान था और एक अटूट गर्व था। मार्क अब धीरे धीरे उस गर्व को महसूस करने लगा था। अगले दिन उसे एक बड़ी बैठक में शामिल होना था जहां डिजिटल इंडिया के भविष्य पर चर्चा होनी थी। उसने सोचा था कि यह सिर्फ कागजी बातें होंगी, लेकिन जो उसने वहां देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। भारत के दूर दराज के गांवों तक पहुंचा हुआ इंटरनेट और उस पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, यह सब कुछ इतना प्रभावशाली था
कि मार्क को लगा जैसे वह भविष्य में खड़ा है। एक छोटा सा देश जो कभी अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, आज दुनिया को दिखा रहा था कि डिजिटल क्रांति कैसे लाई जाती है। मार्क ने महसूस किया कि उसका अहंकार हर बीतते दिन के साथ कम हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दुनिया का केंद्र अब बदल रहा है। शाम को उसने होटल की लॉबी में एक अखबार देखा। उसमें भारत के अंतरिक्ष मिशन की सफलता की खबर थी। उसने वह फोटो देखी जिसमें कुछ वैज्ञानिक सादगी से मुस्कुरा रहे थे। उनके कपड़ों में कोई तड़क भड़क नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जो पूरे ब्रह्मांड को जीत लेने का हौसला रखती थी। मार्क ने अपनी खिड़की के बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई थी। मिट्टी की वह सौंधी महक कमरे तक आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह देश पिछड़ा नहीं है। यह देश तो बस अपनी जड़ों को थामे हुए आसमान छूने की तैयारी कर रहा है। और मैं अब तक कितनी बड़ी गलतफहमी में था। उसे अपनी पत्नी लिसा का फोन आया। उसने पूछा, मार्क कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें वहां बहुत असुविधा हो रही है? मार्क ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, लिसा, यहां असुविधा तो नहीं है, लेकिन यहां मुझे जो सीखने को मिल रहा है वह किसी भी सुविधा से कहीं बड़ा है। मैं यहां सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा करने नहीं आया हूं। मुझे लगता है मैं यहां खुद को फिर से खोजने आया हूं। यहां के लोग, उनकी सोच, सब कुछ अलग है। उस रात मार्क ने तय किया कि वह अगले दिन पुणे के पास के एक छोटे से गांव में जाएगा। वह देखना चाहता था कि यह डिजिटल इंडिया और यह आत्मविश्वास जमीनी स्तर पर कैसा दिखता है। वह उस अनुभव के लिए तैयार हो रहा था जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। पुणे में काम खत्म करने के बाद मार्क को एक जरूरी दस्तावेज के लिए वापस मुंबई जाना था। उसने देर रात की ट्रेन पकड़ी। जब वह मुंबई के एक उपनगरीय स्टेशन पर उतरा तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा था। केवल कुछ पीली लाइटें प्लेटफॉर्म पर अपनी रोशनी बिखेर रही थीं। मार्क थका हुआ था और उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के दूर के कोने पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र कम से कम 70 साल रही होगी, घुटनों के बल बैठा फर्श को पोंछ रहा था। उसके पास एक पुरानी बाल्टी और एक साफ कपड़ा था। मार्क रुक गया। उसने सोचा कि इस वक्त जब कोई यात्री यहां नहीं है, कोई ट्रेन नहीं आने वाली, तो यह आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मार्क के मन में जिज्ञासा जागी। वह धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पास गया। वह व्यक्ति अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे मार्क के आने की आहट भी नहीं मिली। वह फर्श के एक एक कोने को ऐसे साफ कर रहा था जैसे वह अपने घर का मंदिर साफ कर रहा हो। मार्क ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, आप इस वक्त यह सब क्यों कर रहे हैं? अब तो कोई देखने वाला भी नहीं है। बाबा, उस बुजुर्ग ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना हाथ पोंछा और खड़ा हो गया। उसने बहुत ही सादी हिंदी में कहा, साहब, देखने वाले के लिए काम नहीं किया जाता, काम तो आने वाले के लिए किया जाता है। मार्क थोड़ा चकित हुआ। उसने फिर पूछा, आने वाले के लिए? मेरा मतलब है, सुबह जब भीड़ आएगी तो यह फिर से गंदा हो जाएगा। आपकी यह मेहनत तो बेकार जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बाल्टी उठाई और मार्क की आंखों में देखते हुए बोला, साहब, सुबह जब कोई मुसाफिर यहां उतरेगा, शायद वह बहुत थका हुआ हो, शायद उसे कोई परेशानी हो, लेकिन जब उसका पैर इस सॉफ्ट फर्श पर पड़ेगा तो उसके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। उसे लगेगा कि कोई है जिसने उसके आने से पहले यहां की धूल झाड़ दी है। भारत में हम मेहमान को भगवान मानते हैं। क्या आप अपने भगवान को गंदगी में बिठाएंगे? मार्क खामोश हो गया। उसे अपने देश की याद आई जहां लोग सिर्फ उतना ही काम करते थे जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन यहां यह आदमी बिना किसी दबाव के, बिना किसी की निगरानी के, सिर्फ एक अनजान मुसाफिर की खुशी के लिए अपनी कमर झुकाए बैठा था। मार्क को अचानक जोर की प्यास लगी और उसे प्रसाधन कक्ष शौचालय जाना था। वह स्टेशन के आधुनिक शौचालय की ओर बढ़ा। उसे डर था कि शायद वहां गंदगी होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दंग रह गया। वहां की चमक और सफाई किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां भारत में बनी आधुनिक स्मार्ट बायो टॉयलेट मशीनें लगी थीं। मार्क ने देखा कि वहां की तकनीक और स्वच्छता का स्तर इतना ऊंचा था कि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। वहां सब कुछ स्वचालित था और पानी की बचत के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वह जब बाहर निकला तो वह बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी वहां खड़ा था। मार्क ने उससे पूछा, यह सब इतना साफ कैसे है? क्या यहां कोई मशीन आती है? बुजुर्ग ने गर्व से कहा, मशीन तो आती है साहब,
लेकिन मशीन के पीछे एक इंसान का दिल भी होना चाहिए। हम इसे साफ रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश की छवि दुनिया के सामने वैसी ही चमकती रहे जैसे यह फर्श। लोग कहते थे कि भारत गंदा है, लेकिन हमने ठान लिया है कि हम इसे बदल देंगे। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह हमारी इज्जत है। मार्क की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसे याद आया कि वह कैसे भारत का मजाक उड़ाता था। उसे शर्म महसूस हुई कि वह एक विकसित देश से आकर भी इतनी छोटी सोच रखता था। उसने उस बुजुर्ग के हाथ देखे, वे खुरदरे थे, उन पर काम के निशान थे, लेकिन वे हाथ मार्क के उन साफ हाथों से कहीं ज्यादा पवित्र थे। मार्क ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने की कोशिश की ताकि वह उस बुजुर्ग को दे सके, लेकिन उस व्यक्ति ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, साहब, यह पैसे के लिए नहीं है, यह सेवा है। आप हमारे देश आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। बस इतना याद रखिएगा कि भारत अब वह नहीं रहा जो आपने किताबों में पढ़ा था। अब हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। मार्क उस रात वापस अपने कमरे पर आया, लेकिन वह सो नहीं सका। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, काम आने वाले के लिए किया जाता है। उसे समझ आया कि असली प्रगति सिर्फ ऊंची इमारतों और रफ्तार वाली ट्रेनों में नहीं होती। असली प्रगति तो उस सोच में होती है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की सुविधा के बारे में सोचता है। उसने महसूस किया कि भारत की असली ताकत उसकी तकनीक नहीं, बल्कि उसके संस्कार हैं। वह डिजिटल इंडिया जो उसने साइट पर देखा था और यह सेवा भाव जो उसने स्टेशन पर देखा, दोनों मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे थे जिसे दुनिया अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मार्क ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मुझे एक ऐसे इंसान ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया जिसकी कोई पहचान नहीं है। उसने मुझे बताया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है अपने काम से और अपनी नीयत से। भारत महान है क्योंकि यहाँ का हर नागरिक अपने देश को अपनी मां समझता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण मार्क के कमरे में आई तो उसे लगा कि वह एक नया इंसान बन चुका है। उसका अहंकार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह इस अनुभव को सिर्फ अपने तक नहीं रखेगा। वह वापस जाकर अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताएगा कि असली अमीरी क्या होती है। उसने भारत के उन इंजीनियरों के बारे में सोचा, उन मजदूरों के बारे में सोचा और उस बुजुर्ग के बारे में सोचा। वे सब एक ही धागे में पिरोए हुए थे, गर्व और राष्ट्र प्रेम का धागा। मार्क को अब भारत की भीड़ में शोर नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था, प्रगति का संगीत। भारत में मार्क के 15 दिन पूरे होने वाले थे। उसका बैग पैक हो चुका था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ केवल एक प्रोजेक्ट पूरा करने नहीं आया था, बल्कि अपनी आत्मा को साफ करने आया था। हवाई अड्डे की ओर जाते समय उसने अपनी कार रुकवाई। वह एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में गया। वह कुछ ऐसा घर ले जाना चाहता था जो उसकी पत्नी लिसा और बच्चों को वह सब समझा सके जो उसने यहाँ महसूस किया था। स्टोर के अंदर मार्क सीधे स्मार्ट होम विभाग में गया। उसकी नजर मेड इन इंडिया लिखे हुए उन आधुनिक बायो टॉयलेट और स्मार्ट बिडेट्स पर पड़ी जिन्हें उसने स्टेशन और पुणे की साइट पर देखा था। वे तकनीक में किसी भी अमेरिकी या जापानी उत्पाद से बेहतर थे। मार्क ने मुस्कुराते हुए सेल्समैन से कहा, मुझे ऐसे 3 सेट चाहिए। सेल्समैन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, साहब, आप इन्हें अमेरिका ले जाएंगे? वहां तो बड़े बड़े ब्रांड मिलते हैं। मार्क ने गर्व से जवाब दिया, हां, लेकिन उनमें वह अपनत्व और वह सोच नहीं है जो इसमें है। यह मेरे लिए सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक संस्कृति का हिस्सा है जो मैंने यहां सीखी है। जब मार्क डेट्रॉइट पहुंचा तो उसका परिवार उसे लेने आया था। लिसा, उसका बेटा रयान और बेटी एमी उसे देखकर खुश थे, लेकिन जब उन्होंने घर के बाहर गाड़ी से 3 बड़े डिब्बे उतरते देखे तो वे हैरान रह गए। लिसा ने पूछा, मार्क, यह क्या है? क्या तुम भारत से पत्थर लेकर आए हो? मार्क ने शांति से कहा, नहीं लिसा, मैं भारत से इंसानियत और सम्मान लेकर आया हूं। चलो अंदर इन्हें खोलते हैं। जैसे ही डिब्बे खुले और अंदर से सफेद चमकते हुए स्मार्ट टॉयलेट सीट निकले, एमी चिल्ला उठी, पापा, आप पागल हो गए हैं। भारत से कोई टॉयलेट कौन लाता है? मेरे दोस्त हंसेंगे। रयान ने भी अपना सिर पकड़ लिया। लिसा की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। मार्क फर्श पर बैठ गया और उसने अपने परिवार को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें वह कहानी सुनाई जो उसने स्टेशन पर देखी थी। उसने उस बुजुर्ग सफाई कर्मी के बारे में बताया जो आधी रात को बिना किसी के कहे आने वाले मुसाफिर के लिए फर्श और टॉयलेट साफ कर रहा था।
उसने बताया कि कैसे भारत के युवा इंजीनियर अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और कैसे वहां का हर नागरिक अब अपने देश को साफ और आधुनिक बनाने के लिए एक योद्धा की तरह काम कर रहा है। मार्क की आवाज भारी हो गई। मैंने 46 साल तक सोचा कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैंने देखा कि असली श्रेष्ठता ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जहां हम अपने बाद आने वाले व्यक्ति की सुविधा के बारे में सोचते हैं। यह मेड इन इंडिया मशीन उसी सोच का प्रतीक है। यह तुम्हें हर सुबह याद दिलाएगी कि किसी ने तुम्हारे लिए इसे साफ रखा है और तुम्हें भी अगले व्यक्ति के लिए इसे वैसा ही छोड़ना है। अगले कुछ घंटों तक घर में सन्नाटा रहा। लिसा ने पहली बार मार्क की आंखों में वह चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से मार्क का हाथ पकड़ा और कहा, अगर इस चीज ने तुम्हें इतना बदल दिया है तो यह जरूर कुछ खास होगी। अगले दिन मार्क और रयान ने मिलकर उन सीटों को लगाया। काम करते समय मार्क उसे भारत के उन मजदूरों की कहानियां सुना रहा था जो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। रयान, जो पहले मजाक उड़ा रहा था, अब ध्यान से सुनने लगा। जब पहली बार एमी ने उसे इस्तेमाल किया तो वह बाहर आकर चकित रह गई। उसने कहा, पापा, यह तो बहुत ही आरामदायक और आधुनिक है, और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से इसे मेरे लिए तैयार किया है। धीरे धीरे मार्क के घर का माहौल बदलने लगा। अब वे सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, बल्कि पूरा घर इस तरह रखने लगे कि अगले व्यक्ति को परेशानी ना हो। लिसा ने अपने स्कूल में बच्चों को भारतीय सेवा भाव के बारे में बताना शुरू किया। रयान ने अपने फुटबॉल क्लब के लॉकर रूम को खुद साफ करना शुरू कर दिया। जब उसके दोस्तों ने पूछा क्यों, तो उसने गर्व से कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि काम आने वाले के लिए किया जाता है। मार्क जब अपने ऑफिस गया तो उसने अपने सहकर्मियों को भारत की प्रगति के वीडियो दिखाए। उसने उन्हें बताया कि कैसे भारत आज डिजिटल पेमेंट और बुनियादी ढांचे में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उसने गर्व से कहा, हम जिसे पिछड़ा समझते थे वह देश अब हमें रास्ता दिखा रहा है। एक दिन मार्क के घर पर कुछ पड़ोसी आए थे। उन्होंने जब उन भारतीय मशीनों को देखा और मार्क से उसकी भारत यात्रा के बारे में सुना तो उनकी आंखों में भी भारत के प्रति सम्मान बढ़ गया। मार्क ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक मशीन नहीं खरीदी थी, उसने भारत की वह रूह अपने घर में बसा ली थी जो हर किसी को बेहतर इंसान बनाती है। मार्क अब अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे उस भारतीय बुजुर्ग की याद आती है। वह मन ही मन उसे धन्यवाद देता है। भारत ने उसे सिखाया कि असली विकास तकनीक से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर से आता है। आज मार्क का परिवार भारत जाने की योजना बना रहा है। अब वे वहां सिर्फ ताजमहल देखने नहीं जाना चाहते, वे उस मिट्टी को छूना चाहते हैं जिसने उनके पिता को एक नया जीवन दिया। वे उस नए भारत को देखना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहा है। मार्क अब जानता है कि भारत कोई देश नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस समाज का हिस्सा हैं जहां आपकी छोटी सी कोशिश भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। मार्क अब अपने दफ्तर में केवल एक मैनेजर नहीं रह गया था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी बातें लोग अब गौर से सुनते थे। एक शाम डेट्रॉइट के निर्माण संघ की एक बड़ी सभा थी। वहां सैकड़ों अमेरिकी इंजीनियर और व्यवसायी मौजूद थे। मार्क को अपनी भारत यात्रा के बारे में बोलने के लिए मंच पर बुलाया गया। जब मार्क मंच पर खड़ा हुआ तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने बिना किसी कागज के बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। उसने कहा, मेरे दोस्तों, मैं भारत यह सोचकर गया था कि मैं उन्हें सिखाऊंगा कि बड़ी इमारतें कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन मैं वहां से यह सीखकर लौटा हूं कि एक महान राष्ट्र कैसे बनाया जाता है। हम अक्सर भारत को पुरानी तस्वीरों और गरीबी के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज का भारत वह नहीं है। मार्क ने आगे बताया, मैंने वहां वह डिजिटल शक्ति देखी जो हमारे पास भी नहीं है। मैंने वहां ऐसी ट्रेनें देखी जो भविष्य की ओर दौड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने वहां वह दिल देखा जो पूरी दुनिया के लिए धड़कता है। भारत ने दुनिया को तकनीक दी है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने दुनिया को सेवा और संयम का पाठ पढ़ाया है। आज मेरे घर में मेड इन इंडिया की जो मशीनें लगी हैं, वे सिर्फ उपकरण नहीं हैं, वे उस भारतीय मेधा का प्रमाण हैं जो अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मार्क की बातों ने वहां बैठे लोगों के मन में भारत के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी। सभा खत्म होने के बाद कई लोग उसके पास आए और पूछने लगे कि क्या भारत सचमुच इतना बदल गया है। मार्क ने गर्व से जवाब दिया,
भारत बदला नहीं है, भारत अब जाग गया है। वह अपनी जड़ों की ताकत को पहचान चुका है। घर पर मार्क के बच्चे रयान और एमी अब स्कूल में अपने दोस्तों को भारत की कहानियां सुनाते थे। रयान ने एक दिन अपनी कक्षा में भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान के बारे में एक छोटा सा भाषण दिया। उसने बताया कि कैसे भारत ने बहुत कम खर्च में और अपनी देसी तकनीक से वह कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। उसके शिक्षक और सहपाठी दंग रह गए। एमी ने अपनी सहेलियों को भारतीय नमस्ते का अर्थ समझाया। उसने बताया कि कैसे यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं बल्कि दूसरे के अंदर मौजूद ईश्वर को नमन करना है। मार्क का घर अब धीरे धीरे एक छोटे से भारत के रूप में तब्दील हो गया था, जहां आधुनिकता और संस्कार साथ साथ चलते थे। कुछ महीनों बाद मार्क का पूरा परिवार मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरा। इस बार मार्क के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक सुकून था। वे सीधे उसी स्टेशन पर गए जहां मार्क ने उस बुजुर्ग सफाईकर्मी को देखा था। रात के वही 2 बज रहे थे। मार्क ने देखा कि वहां अभी भी सफाई का काम चल रहा था। उसे वह बुजुर्ग व्यक्ति दिख गया। वह आज भी उतनी ही निष्ठा से काम कर रहा था। मार्क उसके पास गया और उसके पैर छुए। बुजुर्ग हैरान रह गया। मार्क ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, बाबा, मैं वापस आया हूं। आपके उस एक सबक ने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल दिया। आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द कम हैं। लिसा और बच्चों ने भी उस बुजुर्ग को प्रणाम किया। उस सफाईकर्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, लेकिन आप इतनी दूर से केवल मुझे मिलने आए। यह भारत की मिट्टी का आशीर्वाद है। मार्क ने उस रात महसूस किया कि भारत की असली खूबसूरती उसके महलों में नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोगों के ईमान और उनकी सादगी में है। वह तिरंगा जो स्टेशन के बाहर शान से लहरा रहा था, उसे देखकर मार्क के मन में भी एक भारतीय की तरह गर्व महसूस हो रहा था। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन मार्क के लिए भारत वह देश था जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। उसने देखा कि कैसे भारत के युवा आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी परंपराओं को नहीं भूले हैं। यह वह संतुलन है जो भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाता है। मार्क अब अपने देश वापस लौटकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसका नाम उसने प्रेरणा रखा है। वह चाहता है कि भारत की इस कार्यक्षमता और संस्कारों को वह अपने काम में भी उतारे। वह जानता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन भारत ने उसे वह आत्मविश्वास दिया है जिससे वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी सिर्फ मार्क की नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो भारत को करीब से देखता है। भारत वह आईना है जो आपको आपकी अपनी कमियां दिखाता है और फिर उन्हें सुधारने का रास्ता भी बताता है। यह वह देश है जो कहता है कि प्रगति तब तक अधूरी है जब तक उसमें दूसरों का सुख शामिल न हो। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम उस मिट्टी के सपूत हैं जहां अतिथि को देव माना जाता है और जहां कर्म को ही पूजा समझा जाता है। भारत की यह यात्रा अभी तो शुरू हुई है। आने वाला समय भारत का है, क्योंकि भारत के पास न केवल दिमाग है बल्कि एक विशाल हृदय भी है। मार्क और उसका परिवार अब हर साल भारत आते हैं। वे अब पर्यटक नहीं बल्कि इस महान देश के एक छोटे से हिस्से की तरह महसूस करते हैं। मार्क कहता है, मैंने अपनी आधी जिंदगी अमेरिका में गुजारी, लेकिन मैंने जीना भारत में सीखा। तिरंगे की छाया में खड़ा होकर मार्क आज भी वही बात दोहराता है जो उसने उस बुजुर्ग से सीखी थी। काम आने वाले के लिए करो, क्योंकि जब आप दूसरों की राह आसान करते हैं तो ईश्वर आपकी राह खुद ब खुद बना देता है। भारत का गौरव किसी सीमा में नहीं बंधा है। यह उन लाखों करोड़ों भारतीयों की मेहनत और उनके अटूट विश्वास की कहानी है जो हर रोज अपने देश को थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं। यह एक नए भारत की गूंज है जिसे पूरी दुनिया को सुनना ही होगा। जय हिंद। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? क्या आपने भी कभी किसी की राह आसान करने के लिए छोटा सा ही सही लेकिन कोई कदम उठाया है? भारत की इस महानता को और ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। अपनी सोच बदलें, देश अपने आप बदल जाएगा।